नमस्कार मित्रों, मैं विवेकानंद मिश्र एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हमारे अध्ययन का विषय है विकासवादी सुखवाद। विकासवादी सुखवाद या स्पेंसर विकासवादी सुखवाद का अर्थ क्या है? ये विकासवादी सुखवाद है क्या? अभी तक सुखवाद के हमने विभिन्न रूपों को देखा है। सुखवाद के ये रूप सुख दुख के अनुभव से ही नैतिक नियम प्राप्त करते हैं, इसलिए अनुभव पर आधारित सुखवाद कहा जाता है। इनको अनुभव पर आधारित सुखवाद कहा जाता है। परंतु सुखवाद का एक अन्य रूप, जिसे हार्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। हार्बर्ट स्पेंसर लेजली स्टीफन तथा अलेक्जेंडर ये तीनों लोग जिसको मानते हैं वो विकासवादी सुखवाद कहलाता है, क्योंकि इन लोगों ने नैतिक नियमों को जीव के विकास के नियमों के आधार पर प्राप्त करने का प्रयास किया है। आधुनिक नीति शास्त्र में हार्बर्ट स्पेंसर का नाम विकासवादी सुखवादियों में प्रमुख है, जिन्होंने डार्विन के विकासवाद के आधार पर ही विकासवादी सुखवाद की स्थापना की है। स्पेंसर के सिद्धांत को विकासवादी सुखवाद इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने विकासवाद तथा सुखवाद दोनों को आधार मानकर मनुष्य के आचरण, व्यवहार तथा नियमों की व्याख्या की है। अतः स्पष्ट है कि स्पेंसर ने डार्विन से विकासवादी सिद्धांत को लिया तथा सुखवादियों से सुखवाद को लिया और इन दोनों को मिलाकर विकासवादी सुखवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्पेंसर के विकासवादी सिद्धांत विकासवादी जो सुखवाद है, इनका स्पेंसर का विकासवादी सुखवाद, उसके कुछ सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों का हम अध्ययन करेंगे। स्पेंसर के विकासवादी सुखवाद के सिद्धांत, इनके क्या सिद्धांत हैं? इनका पहला सिद्धांत देखते हैं। विकासवाद शुभ या अशुभ? स्पेंसर ने विकासवादी धारणा के आधार पर ही मनुष्य के कर्मों को शुभ अशुभ, सत असत सिद्ध करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार जो कर्म व्यक्ति के जीवन रक्षा और विकास में सहायक सिद्ध होता है वो कर्म शुभ माना जाता है, और जो बाधक सिद्ध होता है वो अशुभ माना जाता है।
स्पेंसर के अनुसार जीवन का अधिक से अधिक विकास, रक्षा, वृद्धि तथा समायोजन वह आधार है जिनसे मनुष्य के कर्मों और नैतिक नियमों की व्याख्या की जा सकती है। दूसरा है सुखवाद। सुखवाद सुख दुख जहां एक और स्पेंसर विकासवाद के आधार पर मानव व्यवहार को शुभ अशुभ सिद्ध करते हैं, वहीं दूसरी ओर सुखवाद के आधार पर ही मनुष्य के व्यवहार का मूल्यांकन भी करते हैं। इसीलिए उनका सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत कहलाता है। सुखवादियों की भांति उन्होंने भी सुख को परम लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है। उनके अनुसार सुखद जीवन शुभ और दुखद जीवन अशुभ होता है, अर्थात पूर्ण रूप से शुभ या सत्य वह व्यवहार होता है जो दुखहीन सुख प्रदान करता है। तीसरा है जीवन का अंतिम लक्ष्य सुख। जीवन का अंतिम लक्ष्य सुख। सन्निकट लक्ष्य जीवन की लंबाई चौड़ाई है। स्पेंसर जीवन का परम लक्ष्य सुख को मानते हैं। इस अर्थ में उनका सुखवादियों से बिल्कुल समान मत है। जिस प्रकार सुखवादी का मत है, बिल्कुल इनका वैसे ही मत है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्ति है, परंतु सन्निकट तथा तात्कालिक लक्ष्य जीवन की लंबाई और चौड़ाई है। जीवन की लंबाई से उनका मतलब दीर्घ और अस्थायी जीवन। दीर्घ और अस्थायी जीवन तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हो। स्पेंसर शारीरिक स्वस्थता को महत्व देते हैं। उनका मानना है कि इससे सुख तथा दीर्घता का बोध होता है। चौड़ाई का अर्थ जीवन की जटिलता है, अर्थात चौड़ाई से उनका तात्पर्य उन अनेक कार्यों से है जिन्हें पूरा करने की योग्यता मनुष्य में रखता है। चौथा है स्वार्थ और परार्थ। स्वार्थ और परार्थ। स्पेंसर के आत्मरक्षण तथा जाति रक्षण के सिद्धांत से ही नैतिकता का एक महत्वपूर्ण प्रश्न स्वार्थ और परार्थ से भी जुड़ा हुआ है। अन्य सुखवादी दार्शनिकों की तरह स्पेंसर भी स्वार्थ और परार्थ की चर्चा करते हैं। पांचवा है नैतिक चेतना। नैतिक चेतना। नैतिक चेतना की उत्पत्ति। एवं विकास। नैतिक चेतना की उत्पत्ति के लिए स्पेंसर बेंथम की तरह बाह्य दबाव को मानते हैं। जिस प्रकार बेंथम ने नैतिक चेतना की उत्पत्ति के लिए बाह्य दबाव को माना था, उसी प्रकार स्पेंसर भी नैतिक चेतना की उत्पत्ति के लिए बाह्य दबाव को मानते हैं। उनकी दृष्टि में
मनुष्य में नैतिकता की भावना बाहरी दबाव के कारण उत्पन्न होती हैं। और ये बाहरी दबाव हैं कौन कौन से? तो इसमें है राजनीतिक दबाव, सामाजिक और ये धार्मिक। इनके कारण ही मनुष्य में नैतिक बाध्यता और कर्तव्य बोध की उत्पत्ति होती है। इन तीनों बाह्य कारकों के कारण के अतिरिक्त, इन तीन जो बाहरी कारण होते हैं, इनके अतिरिक्त स्पेंसर ने मिल के समान एक आंतरिक दबाव को भी स्वीकार किया है, और वो आंतरिक दबाव है नैतिक नियंत्रण। मिल के शब्दों में यही आंतरिक आदेश है, यही नैतिक बाध्यता और कर्तव्य भावना है। इसी से सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती है और असत कर्म करने की मनाही होती है। यही हमें गलत कार्य करने से रोकता भी है। परंतु इस प्रश्न का विचार है कि नैतिक चेतना का यह रूप नहीं कहा जा सकता। इसके विषय में उनका कहना है कि कर्तव्य बोध या नैतिक बाध्यता स्थायी नहीं है। छठवां है निरपेक्ष सापेक्ष नैतिकता। निरपेक्ष नैतिकता नैतिक चेतना के विकास की धारणा से स्पेंसर नैतिकता के विकास की एक ऐसी स्थिति की ओर संकेत करते हैं जिसमें व्यक्तियों का पारस्परिक संघर्ष और विरोध समाप्त हो जाता है। उनका मानना है कि इससे व्यक्तियों में जो पारस्परिक विरोध है और जो आपस में जो संघर्ष करते हैं, ये समाप्त हो जाएगा। पूर्ण समायोजन की स्थिति में नैतिक नियम अनावश्यक हो जाएंगे। व्यक्ति समाज के हित में ही अपना हित समझेगा और समझता भी है। ये अवस्था निरपेक्ष नैतिकता की अवस्था है। निरपेक्ष नैतिकता का क्या अर्थ होता है, देखते हैं। निरपेक्ष नैतिकता वो नैतिकता है जो किसी देश, काल तथा सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती है। नैतिक नियम स्वयं में अनिवार्य और स्वाभाविक होते हैं। उन नियमों का पालन करना सहजता और स्वाभाविक रूप में मनुष्य को करना चाहिए। उन नियमों का पालन व्यक्ति को सहजता और स्वाभाविक रूप में करना चाहिए। अगला है न्याय। स्पेंसर ने विकासवादी सिद्धांत के आधार पर न्याय की भी व्याख्या की है। न्याय का महत्व मानव जीवन तक ही नहीं सीमित है, यह तो सामूहिक जीवन व्यतीत करने के लिए सभी प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण है। न्याय के नियमों का उल्लंघन मानव समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, विकास में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। इसलिए इसको तोड़ने वाले के लिए दंड विधान बनाया गया है। 8वां है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, समानता, समानता और न्याय। व्यक्ति को न्याय की दृष्टि से कार्य करने की स्वतंत्रता तो आवश्यक है, साथ ही विकास का समान अवसर भी उसे मिलना चाहिए। स्पेंसर की दृष्टि में व्यक्ति को ऐसे किसी भी कार्य को संपादित करने की स्वतंत्रता है जिससे किसी दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न न हो। न्याय का एक ऐसा सिद्धांत, ये ऐसा सिद्धांत है जिससे मनुष्य की स्वतंत्रता को समान रूप से महत्व दिया गया है। इसी नियम के अनुसार आचरण करना मनुष्य का कर्तव्य है। धन्यवाद।